नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई होप आप सभी को मेरा नाम अभी तक याद हो गया होगा। अगर आपको अभी तक मेरा नाम याद नहीं हुआ है या फिर आप इस चैनल पर नए हो तो माय नेम इज श्रेया एंड आप सभी का स्वागत है हमारे नए लेक्चर पर। अभी तक हमने हमारे चैप्टर नंबर 1 जो हम कर रहे थे उसमें हमने अभी तक 2 टॉपिक सक्सेसफुली कवर कर लिए हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से डील किया था। वो किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसका ऑर्डर भी 1 था और डिग्री भी 1 थी। इसमें हमने 3 फॉर्म्स देखे थे, लेबनिज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड थर्ड वन जो थी वो थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपने वो लेक्चर्स को अच्छे से कवर किया होगा और ढेर सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस की होगी। फिर हमने हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर किया था, वो था हमारा, वो भी रिलेटेड था डिफरेंशियल इक्वेशन से, लेकिन वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप से थी, उसका ऑर्डर तो 1 था लेकिन डिग्री कैसी थी, हाई। इसमें हमने 3 मेथड ऑफ सॉल्यूशन देखी थी, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी, फिर एक्स एंड वाई। आई होप आपको वो वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अगर आपको वो चीज़ अभी तक समझ नहीं आएंगी तो आप प्लीज़ पहले प्रीवियस लेक्चर्स को कवर कीजिए, फिर आप इस टॉपिक पर आइए। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा स्टेज 3, मतलब हमारा टॉपिक नंबर 3 जो कि है लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो ये है हमारा थर्ड टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। इससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ये टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री तो 1 ही होगी लेकिन ऑर्डर कैसा हो जाएगा, हायर। आपको वो वाली 2 डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने पहले कवर की उसकी आइडेंटिफिकेशन तो आपको पता ही होगी। फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखी थी, उसमें ऑर्डर भी 1 था और डिग्री भी 1 थी। सेकेंड वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर 1 ही था लेकिन डिग्री कैसी थी, हाई। यहाँ पर डिग्री 1 है और ऑर्डर कैसा हो गया, हाई हो गया। आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कौन सी किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस टाइप की आइडेंटिफिकेशन क्या हुई, डिग्री 1 एंड ऑर्डर हाई। जैसे ये एग्जांपल में देखिए, यहाँ कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, 10 ऑर्डर का, मतलब y को 10 टाइम डिफरेंशियल किया गया है विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आया? अब ये टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? ये टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस टाइप से होता है, जैसे y का डिफरेंशियल किया गया विद रिस्पेक्ट टू x कितने टाइम, n टाइम्स, देन n-1 टाइम्स, देन n-2 टाइम्स, देन ऐसे करते करते ये वाली टर्म आएगी जहां पर y का एक भी बार डिफरेंशियल नहीं किया होगा। ऐसे करते करते हम y तक पहुंचेंगे और इक्वल टू में q आता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट वाली बात कि जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल, सबसे हाई ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे हाई ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन सा है, ये वाला जिसमें y को n टाइम डिफरेंशियल किया गया विद रिस्पेक्ट टू x। ये टर्म में हमें क्या देखना रहता है, डिग्री देखना रहती है, क्योंकि हम डिग्री वही वाली टर्म में देखते हैं जिसमें सबसे ज्यादा हाई ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट हो। अब यहाँ देखिए सबसे ज्यादा हाई ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये है, तो इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ देखिए इस होल की पावर कितनी है, 1, मतलब हमारी डिग्री 1 है और ऑर्डर कैसा है, हाई। तो ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर एक बार आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो P1, P2, P3 ऐसे करते करते जो Pn तक हम जाएंगे, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। जो सबसे हाई ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट होगा उसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। देन जो उसके बाद के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो प्रेजेंट है उनके कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, मतलब उनके इनटू में जो आपको टर्म दी है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सॉरी, शायद तक मैं कुछ आगे पीछे बोल दी। जो सबसे हाई ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है उसका जो कोएफिशिएंट होना चाहिए, मतलब उसके साथ में जो टर्म होना चाहिए वो हमेशा 1 का ही मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। एंड बाकी जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है उनके कोएफिशिएंट, मतलब उनके साथ में जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? सबसे हाई ऑर्डर के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब कोएफिशिएंट जो है वो होना चाहिए 1, और बाकी जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उनके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आया? अब यहाँ देखिए जो Q है,
इक्वल के राइट हैंड साइड जो प्रेजेंट है क्यू, वो क्यू क्या है, वो है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स। क्यू हमेशा फंक्शन ऑफ एक्स ही होगा। अब यहाँ पर एक और पॉइंट करने की बात, जरूरी नहीं है कि जैसे हमारे पास जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सपोज 10 का प्रेजेंट है, तो जरूरी नहीं है कि 10 के बाद जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसे सीरीज में ही चले कि 10, 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे चलते हम यहाँ तक आए। जरूरी नहीं है, कोई से भी ऑर्डर के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ कोई से भी ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए y का 10 टाइम डिफरेंशियल किया गया विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा हाई ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो यही है जिसका ऑर्डर है 10 और डिग्री है 1। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हुई, लीनियर हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ देखिए मैंने कहा था यहाँ जो सबसे हाई ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट होगा उसके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई होगी या फिर जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। यहाँ 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 10 के बाद डायरेक्ट ये वाली टर्म आ चुकी है, मतलब ये बीच में जो है वो नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि उनके जो कांस्टेंट है वो क्या है, 0 है, इसलिए वो टर्म आ ही नहीं पाई। मतलब ये वाली टर्म के बाद डायरेक्ट हमें ये वाली टर्म दे दी। अब हमारे पास चेक करने के लिए एक और कंडीशन बची है, हमने ये तो चेक कर लेंगे इसका कांस्टेंट क्या है 1, इसका कांस्टेंट भी क्या है 4 जो कि एक कांस्टेंट है। और इधर देखिए क्या ये x का फंक्शन है, हाँ ये x का फंक्शन है, तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी में जाएगी, लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया। अब हम चलते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड बनी है, उसमें हमने क्या किया, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, भाई को कॉमन निकालना रहेगा। हमने भाई को कॉमन निकाला और सारी टर्म्स एज इट इज वैसे की वैसी लिख दी। अब ये थोड़ा देखने में थोड़ा टफ लग रहा है ना कि d की पावर n-1 अपॉन dx की पावर n-1 थोड़ा टफ है, तो क्यों ना इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। तो इसको सब्स्टिट्यूट करा हमने कैपिटल D से, कैपिटल D को हमने सब्स्टिट्यूट करा, मतलब d बाई dx को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया d से। तो अब हम जहाँ जहाँ पर भी d बाई dx प्रेजेंट था हमने वहाँ पर प्लेस कर दिया कैपिटल D को। तब देखिए यहाँ पर ये टर्म की पावर कितनी है n, तो d की पावर n प्लस p1 d की पावर n-1, ऐसे करते 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 हम कहाँ तक पहुँच गए pn, जहाँ पर d प्रेजेंट नहीं था। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। इक्वल में q एज इट इज। अब यहाँ देखिए ये d का फंक्शन बन गया, पूरी टर्म में सिर्फ d है और कांस्टेंट है, मतलब ये क्या हो गया, d का फंक्शन हो गया। तो मैंने ये पूरी टर्म को लिख दिया f d और ये y एज इट इज इक्वल्स टू q। तो आपका यहाँ पर 20% आपका काम हो गया कि आपने एफ डी को पता कर लिया। अब आपको क्या करना है, गेट द वैल्यू ऑफ एफ डी, यहाँ से आपको एफ डी की वैल्यू निकालनी रहेगी। ओके, अब आपने इतना काम कर लिया, अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसके सॉल्यूशन का जनरल सॉल्यूशन होता है, मतलब ऐसी इक्वेशन जब आपको आएगी तो इसके जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। अब आप पूछोगे सी एफ और पी आई क्या है, यहाँ पर सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो जो सी एफ वाला पार्ट है वो ये वाले पार्ट से निकलता है, मतलब ये जो एफ डी है ना ये वाले पार्ट से आपका निकलता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो इधर साइड के पार्ट से निकलता है, मतलब क्यू से निकलता है हमारा। समझ में आया। सी एफ वाला जो पार्ट रहेगा, सी एफ वाला जो पार्ट रहेगा वो ये वाले साइड से हमारा निकलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और इधर वाले पार्ट से हमारा निकलेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसके लिए भी कुछ रूल्स है कि कैसा आपका फॉर्म रहेगा, तो कैसे आपके सी एफ एंड पी आई आएंगे। तो आपको इसमें से कुछ नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम इसके बाद डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हम सी एफ कैसे निकालेंगे। एक बात और यहाँ पर बताना रह गई कि जब आप एफ डी निकालोगे तो एक ऑक्सिलरी इक्वेशन का भी आपको फॉर्मेशन करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको डी की जगह एम रखना रहेगा और इक्वल टू में 0 आगे इक्वेशन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। ये हम देखेंगे अभी सी एफ की प्रोसेस जब हम सीखेंगे तो उसके अंदर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन का भी फॉर्मेशन अच्छे से देखेंगे। तो आई होप आपको इतना अभी समझ में आया होगा। और हम अब डिस्कस करते हैं कि अब हम इसके सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला पार्ट हम देखेंगे सी एफ कैसे निकालते हैं, फिर हम देखेंगे पी आई कैसे निकालते हैं।
इनके भी कुछ रूल्स हैं जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। तो आपको कुछ नोट डाउन करना है, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक अच्छी से टेबल बना देती हूँ, उससे फिर हम समझेंगे कि कैसे CF निकालते हैं। सो गाइस आप नोट डाउन कर लीजिए। हाय गाइस, सो वी आर बैक। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अब हम पहले CF को निकालना सीखेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे देखेंगे PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि आपको इस तरीके की इक्वेशन का फॉर्मेशन करना रहेगा, जहाँ पर D के आपको फंक्शन, D का जो फंक्शन बनेगा उसको आपको अलग करना रहेगा। तो आपको इस टाइप की फंक्शन, मतलब इस टाइप की इक्वेशन आपको बनाते हैं, ये स्टेप तक आपको आना रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन का जिक्र किया था। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ये वाला जो FD वाला पार्ट है इसको आपको अलग करना है और D की जगह पर आपको M पुटअप करना है, और फिर जो पार्ट बनेगा उसको आपको करना है इक्वल के 0, या इक्वल करके 0 के इक्वल में करना है उसे। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन आप कैसी बनेगी, FD वाले पार्ट को आपको निकालना रहेगा, फिर D वाले पार्ट में D की जगह पर आपको M पुटअप करना है और वो पूरी टर्म को किसके इक्वल कर देना है, 0 के इक्वल। तो आपकी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब मेन काम आपका चालू हो जाता है। जब आपने ये वाली इक्वेशन बना ली, फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आती है, आपको इसके रूट्स फाइंड करना है। आपने रूट्स फाइंड किए होंगे 9, 10, 11, 12 में, उसी टाइप से आपको ये वाली इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करना है। फिर वो रूट्स का जैसा नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेंगे। सपोज आपके रूट्स अगर रियल है और डिस्टिंक्ट है तो उसके लिए CF अलग होता है, अगर रूट्स आपके रियल है पर इक्वल है तो उसके लिए अलग होता है, अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए अलग होता है। सो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक टेबल बना दी है, आप इसको जरूर से नोट डाउन कीजिएगा। अब अगर आपके रूट्स, आपने ये वाली इक्वेशन को सॉल्व किया, ये मेन इक्वेशन है, आपको ये इक्वेशन को सॉल्व करके रूट निकालना है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके क्लियर। अब देखिए, अब आपके नेचर ऑफ रूट्स इधर मैंने लिखे और इधर लिखा है मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अगर आपके रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है, मतलब आपके जितने भी रूट्स आए वो एक दूसरे से अलग है, इक्वल एक भी नहीं है, जैसे M1, M2, M3 जितने भी आपके रूट्स आए वो सभी आपस में अलग अलग है, कोई सी भी वैल्यू सेम नहीं है, और वो कैसे है, रियल है। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, C1 e की पावर M1x प्लस C2 e की पावर M2x प्लस C3 e की पावर M3x, इतने ऐसे प्लस करते करते आपके जितने भी रूट्स आएंगे इस फॉर्म में आप उसे लिख देंगे। फिर एक नेक्स्ट केस आता है, अगर आपके रूट्स रियल तो है लेकिन क्या है, इक्वल आ गए हैं। अब सारे जो हमारे रूट्स है वो इक्वल है पर कैसे है, रियल है। तो इस केस में हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब, इस टाइप से वो चलते रहेंगे, और पूरी होल टर्म के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, e की पावर mx। m क्या है यहाँ पर हमारा, जो एक कॉमन रूट हमारा आ रहा है, जो मतलब अभी तो सब इक्वल ही है, तो e की पावर mx। सपोज ये सारे किसके इक्वल हो जाए, m के इक्वल हो जाए, क्योंकि सारे रूट्स तो सेम ही आ रहे हैं ना। तो हम यहाँ क्या कर दिया हमने, e की पावर mx। समझ में आया। जितने भी आपके रूट्स आ रहे हैं, जैसे अगर आपके 3 रूट्स आए हैं तो 3 कॉफिशिएंट तक, मतलब 3 कांस्टेंट तक हम जाएंगे। यहाँ पर 3 हमारे रूट्स थे तो हम 3 कांस्टेंट तक गए। यहाँ पर भी देखिए हमारे 3 वैल्यूज आई थी, 3 रूट्स आए थे, तो हम यहाँ पर भी कितने तक गए, 3 तक गए। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, नोट कर लेना ये वाली बात, जितने रूट्स उतने कांस्टेंट आएंगे। समझ में आया। यहाँ 3 रूट्स मैंने फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा था, अगर M4 भी आता तो यहाँ पर क्या कर देते हम, C4 प्लस C4 e की पावर M4x। समझ में आया। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ अगर 3 रूट्स है तो कितने कांस्टेंट आएंगे, 3, C1 C2 C3। अब तीनों इक्वल है तो क्या होगा, इसमें x का मल्टीप्लाई होना चालू हो जाएगा। जैसे C1 है, फिर C2x हो गया, फिर C3x स्क्वायर हो गया, फिर क्या आ जाएगा नेक्स्ट टर्म, अगर हमारे 4 रूट्स निकले तो क्या आ जाएगी नेक्स्ट टर्म, C4x क्यूब। ऐसे करते करते हमारी सारे इधर वाली टर्म जितने हमारे रूट्स रहेंगे उतने कांस्टेंट के साथ हमारी टर्म बन जाएगी, और होल के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, e की पावर mx।
अब देखिए, अगर आपके रूट्स इमेजिनरी आ जाए, मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आ जाए, आयोटा वाले फॉर्म में, तो क्या होगा? अगर आपका रूट आया है अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा, तो क्या होगा? आपको जो अल्फा वाला पार्ट है e की पावर अल्फा x हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ओके, ऐसे ही अगर आपके इसमें कि पेयर आ जाए, पेयर का भी कभी कभी फॉर्मेशन हो जाता है जब हम रूट्स निकालते हैं, तो क्या होता है? कभी कभी ऐसा कि सेम पेयर्स में दो रूट्स आ जाते हैं हमारे पास। यहाँ पर देखिए, अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा और अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा दोनों ही सेम रूट्स है, दोनों ही कॉम्प्लेक्स है। तो उस कंडीशन में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा? e टू द पावर अल्फा एक्स, जो इधर लिखा था वो तो सेम ही होगा क्योंकि ये वाला पोर्शन सेम है। अब दिक्कत आएगी थोड़ा ये वाले पार्ट, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस है जैसा हमने यहाँ पर लिखा था। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? c1 प्लस c2 एक्स। ऐसी कंडीशन में हम कब करते हैं? जब इधर देखिए, ऐसी कंडीशन हमने कब करी थी? तब क्या हुआ था? रूट्स हमारे सेम थे, यहाँ पर भी रूट सेम है, तो ये कंडीशन लगी। फिर कॉस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स साइन बीटा एक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, पर आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगी। हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आपको और ज़्यादा समझ में आता जाएगा। यहाँ पर मैं काम करती हूँ, साइड से ही एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ, तो आपको और क्लैरिटी आ रही कैसे CF निकाले जाए। ओके, सो चलिए, आपने स्टेप्स याद रख ली ना कि पहले क्या करना है? इस टाइप की इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है, फिर उसके रूट्स निकालना है, फिर जिस टाइप के रूट्स का नेचर होगा वैसा हमारा क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, मैं फिर से कह रही हूँ, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि किस टाइप के रूट्स में किस टाइप का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है। आपको इसके लिए ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा ताकि आपको आदत ही पड़ जाए कि इसमें इस टाइप का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। अब यहाँ देखिए, हमने ये एग्जाम्पल लिया, डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू में y इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये हमको दे दी उसने डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों? क्योंकि d क्या हमको होता है? d बाय dx होता है और इंटू में y है। तो आपको ये टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दी और आपको बोला गया है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। ओके, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी कि हमें एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में हमें क्या करना था? इक्वेशन का फॉर्मेशन करना था। अब ये तो डायरेक्टली गिवन है, तो अब हम ये वाली स्टेज तक तो हम पहुंच गए हैं। फिर सेकेंड स्टेज क्या होती है? हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मेशन करना रहता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एफ डी चाहिए। अब यहाँ पर एफ डी क्या है? ये वाली टर्म हमारी क्या है? एफ डी है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं? एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। समझ में आया? अब देखिए, एफ ऑफ एम, अब डी की जगह पर हम एम पुटअप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर प्लस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगी? हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, क्लियर है? ऑक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्मेशन हम ऐसे करते हैं। अब थर्ड स्टेप क्या थी कि हमें ये वाली ऑक्सिलरी इक्वेशन के क्या करना है? रूट्स को फाइंड आउट करना है। अब हम ये रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। ये रूट्स क्या होंगे? सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जिसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, ये किस में ब्रेक होगा? 3 + 2 में, तो ये हो जाएगा 3m + 2m + 6 इज इक्वल टू 0। जैसे m कॉमन निकला तो ये हो जाएगा m + 3 + 2 कॉमन निकला तो ये हो जाएगा m + 3 इज इक्वल टू 0। अब इधर से देखिए, दो फैक्टर हमारे बन गए हैं। ये क्या है? m + 2 n, m + 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास m की वैल्यूज क्या क्या आ गई? -2। एक हमारे पास है m की वैल्यू -2 एंड m की वैल्यू हमारे पास और क्या आई? -3। ठीक है, अब ये दो जो हमारे रूट्स आए हैं, इसका नेचर देखिए आप। क्या ये रूट्स
रियल भी है और क्या है, डिस्टिंक्ट है, दोनों एक दूसरे से अलग है। तो हमारा कौन सा रूल लगेगा, फर्स्ट वाला रूल, जहाँ पर हमारे जो वैल्यूज आई है, हमारे रूट्स आए हैं, वो दोनों आपस में इक्वल नहीं है और रियल भी है, मतलब रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो इस केस में हमारा सी एफ क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। तो हमारा सी एफ हो जाएगा यहाँ पर C1 e की पावर -2x प्लस C2 e की पावर -3x। समझ में आया। अब यहाँ पर हमारे दो ही रूट्स निकले थे, तो हमारे कांस्टेंट भी कितने यूज हुए, 2 यूज हुए। समझ में आया। और आपको क्लैरिफाई करना है कि कितने कांस्टेंट्स ले आए, तो आपको ऑर्डर देखना है। यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 2 ऑर्डर है, तो हमारे कांस्टेंट भी कितने यूज होंगे, 2 कांस्टेंट यूज होंगे। ठीक है, तो आपको चेक करना है कितने कांस्टेंट यूज करें। तो आपका सॉल्यूशन ये है, आप तो पहले तो रूट्स को देखो कितने रूट्स आए हैं, और सेकेंड है आप ऑर्डर चेक कर लो कि आपके डिफरेंशियल का ऑर्डर कितना है। जितना ऑर्डर रहेगा उतने सॉल्यूशन आएंगे, और जितने सॉल्यूशन आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी कांस्टेंट यूज होगी। समझ में आया। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक इसका देख लेते हैं, एक इसका देख लेते हैं, एक इसका और एक इसका, और फिर हम जंप करेंगे पीआई वाले पार्ट पे। फिर हम पीआई का जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम सीएफ भी निकालेंगे और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालेंगे, तो आपकी और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। इतना समझ में आ गया ना आपको कि जितना ऑर्डर रहेगा उतने रूट्स निकलेंगे, और जितने रूट्स निकलेंगे उतने कोएफिशिएंट्स मतलब कांस्टेंट यूज होंगे। ओके, अब देखिए, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ओह, लाइट चली गई, वेट। हाय गाइस, सॉरी वो थोड़ी सी लाइट चली गई थी, थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी। अब लाइट आ गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने छोड़ा था। तो हम देख रहे थे, हमने ये वाला इस टाइप का एग्जांपल देख लिया था। अब हम देखने जा रहे हैं टाइप नंबर 2। तो उसका एग्जांपल एक लेते हैं हम। आपको सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है d² - 4d + 4 × y = 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस टाइप का फंक्शन बनाते हैं जिसमें f d y = q के फॉर्म में हम इक्वेशन बनाते हैं। फिर हम f d को पता करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर f d क्या है, हमारे पास f d है ये, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m² - 4m + 4 = 0। अब इसके हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, m² इसको ब्रेक करेंगे तो किसमें ब्रेक हो गई है, 2m - 2m + 4 = 0। ये हो जाएगा m - 2 - 2 m - 2 = 0। अब हमारे पास दो फैक्टर्स क्या आ गए, m - 2 एंड m - 2 = 0। तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आई, एक तो 2 आई और दूसरी भी हमारे पास वैल्यू क्या आई, 2। ठीक है, अब हमारे ये दो रूट्स को देखिए, ये दोनों रूट्स रियल है लेकिन कैसे है, आपस में इक्वल है। तो अब हमारा कौन सा वाला रूल लगेगा इसमें, सेकेंड वाला रूल, जिसमें क्या है, रूट्स जो आ रहे हैं वो रियल भी है और इक्वल भी है। तो इसके लिए हमारा ये वाला फॉर्म का लगेगा। अब मैंने कहा था पहले इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर कितना है, 2, तो इसके रूट्स कितने आएंगे, 2, और उतने ही हम क्या यूज करेंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे। अब यहाँ 2 ही है तो हम 2 ही कांस्टेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो CF क्या हो जाएगा हमारा CF हो जाएगा C1 + C2 x × e⁻²x, क्योंकि यहाँ वैल्यू क्या है, ये रूट की 2, सेम जैसा यहाँ पर है C1 + C2x × e⁻mx। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पोर्शन भी समझ आ गया होगा। हमने ये वाला देख लिया, ये वाला देख लिया। अब हम देखते हैं कि ऐसी कंडीशन आ जाए जब आपके रूट्स इमेजिनरी हो।
चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 4 इज वाई इक्वल्स टू 0। आप इसको ट्राई कीजिए जब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेती हूँ। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज़्यादा आपको हैबिट बनते जाएगी किस केस में CF आपको कैसा निकलेगा। आपको फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट आपका माइंड बता देगा कि ऐसे रूट्स आए हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इक्वल है, कॉम्प्लेक्स रूट्स है, तो कैसा इसका CF आएगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप ही के लिए अच्छा होगा। चलिए आप वो क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ओके, चलिए अब हम देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या आएगा। और जिन लोगों ने किया है, सच में ट्राई किया है, वो लोग अपना आंसर मैच कीजिए, ठीक है। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m स्क्वायर माइनस m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये वाली टर्म जो है फैक्टर्स में डिवाइड नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो उसमें m की वैल्यू हमारी क्या आएगी, माइनस ऑफ b, मतलब माइनस ऑफ यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 1, -1 है, तो माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का -1 है, -1 का स्क्वायर। एक सेकेंड वो मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला, तो आपके लिए ईज होगा। वैसे तो हमने प्रीवियस लेक्चर में उस फॉर्मूला को कवर किया था। तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ x की वैल्यू आती है माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, अब यहाँ देखिए m की वैल्यू क्या निकलेगी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए माइनस ऑफ b, तो यहाँ -1 है, तो माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस b स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 4, तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में 2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट में 1 माइनस 60/2। ऐसा हम और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट में माइनस ऑफ 15/2। अब इसे अब हम और फर्दर सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड, हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन ही मिल गई है, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ओके, हमारे पास रूट्स क्या आएंगे, m की वैल्यू आई है हमारे पास 1/2 प्लस माइनस। अब देखिए माइनस, अब मैंने क्या किया, रूट 15 को अलग कर दिया और रूट में -1 को अलग कर दिया। अब रूट में -1 क्या होता है आयोटा, अपॉन में 2, जो अपॉन में 2 था वो 1 को मिल गया और रूट 15 को भी मिल गया। तो हमारे पास ये आ गए रूट्स। अब ये रूट्स कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसमें आयोटा की टर्म आ चुकी है, मतलब ये कैसे हो गए, कॉम्प्लेक्स रूट हो गए। अब कॉम्प्लेक्स के लिए हमारा कौन सा वाला लगेगा रूल, ये वाला लगेगा। तो अब इसका CF क्या हो जाएगा, e की पावर अल्फा x, मतलब अल्फा यहाँ क्या है, ये हो गया अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा। तो अल्फा क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2x, फिर C1 कॉस बीटा x, तो बीटा क्या है यहाँ पर रूट 15/2x प्लस C2 रूट 15/2, एक सेकेंड, C2 साइन रूट 15/2x। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे रूट्स कैसे है, कॉम्प्लेक्स है, तो e की पावर अल्फा x, फिर C1 कॉस बीटा x, तो C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ओके, तो ये हमने एग्जांपल देख लिया, इसका जब हमारे रूट कैसे हो
कॉम्प्लेक्स हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ, वो आप ट्राई कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने मेरी डायरी में लिखा है। क्वेश्चन है d माइनस 1 का होल स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। d माइनस 1 का स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और वाई इज इक्वल्स टू 0। आप इसको पॉज करके ज़रूर ट्राई कीजिए, फिर हम इसे देखते हैं। सो आई होप आपने अभी तक इसको प्रैक्टिस कर लिया होगा, मतलब इसको सॉल्व करके देखा होगा। अब हम इसका CF निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ये क्या बन जाएगी, m माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में वहाँ नहीं होता है, हमने डायरेक्ट बना दिए। ये हो गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसके ही हमें क्या करना है, रूट्स को फाइंड आउट करना है। पहले ये वाली टर्म इक्वल में 0 जाएगा और ये वाली टर्म के इक्वल में 0 जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या क्या आ जाएगी m की, ये वाली टर्म से क्या आएगी 1 और 1 और इससे क्या आएगी हमारे पास m की वैल्यू आयोटा, मतलब माइनस ऑफ i आएगा, माइनस ऑफ 1 आएगा तो क्या हो जाएगा वो प्लस माइनस आयोटा और दूसरी भी वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा वाला पार्ट नहीं है, मतलब वो क्या है 0। आई हो आपने रूट्स निकाले और इससे डायरेक्ट निकल जाएगी 1 और 1 और इसमें भी स्क्वायर है तो क्या होगा, इधर साइड जाके -1 होगा और -1 का रूट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आयोटा प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा। अब इसका CF क्या निकलेगा, अब यहाँ देखिए ये क्या है रियल एंड इक्वल रूट्स, तो इसके लिए वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने रियल एंड इक्वल के लिए देखा था। तो ये क्या हो जाएगा C1 प्लस C2x और e की पावर mx, तो 1 है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा x। तो ये वाला इसके लिए हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिए हमारे सॉल्यूशन कितने निकले 4। यहाँ पर आप देखोगे तो जो हमारी पावर भी जो बनेगी, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर टोटल ऑर्डर जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। टोटल ऑर्डर कितना आएगा 6। अब यहाँ पे भी जो हमारी सॉल्यूशन है वो कितने निकले 6 निकले, 1 2 प्लस माइनस के है मतलब 2 है, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो d की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो कितनी आएगी 6, मतलब ऑर्डर कितना हुआ आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का 6। अब 6 ऑर्डर है तो आपके सॉल्यूशन में कितने निकलेंगे 6। अब आप बोलोगे यहाँ 6 नहीं है, जब यहाँ प्लस और माइनस का साइन है मतलब हम इसको कैसे कंसिडर करेंगे 2। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, मतलब हमें कितने कांस्टेंट का यूज करना है 6 कांस्टेंट का यूज करना है। तो हमने ये वाले पोर्शन के जो इक्वल और रियल रूट्स थे हमने उसके लिए सॉल्यूशन लिख लिया। अब हम इसके लिए करना है, अब हमने 2 कांस्टेंट का यूज कर लिया, पर हमें कितने कांस्टेंट का यूज करना है 6 कांस्टेंट का। अब देखिए ये लास्ट वाला केस है जब हमारे कैसे जो 2 पेयर आए कॉम्प्लेक्स और इक्वल रूट्स, यहाँ कॉम्प्लेक्स भी और रियल रूट्स भी नहीं, जो कॉम्प्लेक्स भी आए और इक्वल रूट्स आना चाहिए। कभी कभी ना एक बार टंग स्लिप हो जाती है। तो ये वाला जो केस है वो कौन सा केस है, जब आपके 2 पेयर आए, कैसे जब आपके रूट्स में 2 पेयर आए लेकिन वो 2 पेयर कैसे हो कॉम्प्लेक्स भी हो साथ में इक्वल भी हो। यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि इसमें आयोटा का यूज हुआ है और आपस में इक्वल भी है, तो हमारे पास कौन सा CF निकलेगा, कुछ इस फॉर्म का निकलेगा। तब हम लिखते हैं। अब यहाँ देखिए e की पावर अल्फा x, यहाँ पर अल्फा कुछ नहीं था तो हमने क्या कर दिया वहाँ पर 0 लिख दिया। तो क्या हो जाएगा प्लस लगाकर हम इसका भी लिख देंगे, तो e की पावर ये क्या हो जाएगी 0x। ओके, फिर हमने C1 और C2 तो ले लिया है, अब हम लेंगे हमारे पास 6 कांस्टेंट यूज करना है ना, तो हमने C1 और C2 कर लिया। तब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे C3 से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा C3 प्लस C4x कॉस ऑफ बीटा x, लेकिन बीटा की वैल्यू कितना है 1,
बने, लेकिन कैसे बने, कॉम्प्लेक्स पेयर बने और आपस में वो इक्वल भी थे। तो उसके लिए हमने यूज़ किया ये वाला फॉर्म, जिसमें क्या होता है e की पावर अल्फा x c1 प्लस c2x cos बीटा x। अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, इधर भी साइन एक्स आ गया। आपको इतना समझ में आया। अब आपको शायद तक हो सकता है कि कांस्टेंट के इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप इसके लिए ये भी कर सकते हो, आप सारों को पहले मिटा दीजिए। आपको अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही होगी कितने क्या कांस्टेंट यूज़ करना है, पहले आप जो भी आपका फॉर्म बन रहा है आप वो लिख दीजिए, फिर आप देख लीजिए कि कितना ऑर्डर बन रहा है उसको सिंप्लीफाई करके, या फिर आप डायरेक्ट देख लीजिए कि आपके रूट्स कितने निकल रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे 6 रूट निकल रहे हैं, तो हमें कुल मिला के 6 कॉन्स्टेंट का यूज़ करना है। तो हम सीरीज वाइज इसको लिख देंगे, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, क्लियर है कि कैसे हम CF वाला पोर्शन निकालेंगे। अब आपको देखना है पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा। क्यों? क्योंकि अब अभी तो हमारे राइट हैंड साइड में क्या था, 0 था। अब जब राइट हैंड साइड ही 0 तो पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 ही आएगा। तो ये जो हमने केसेस पढ़े इसमें क्या हुआ, CF ही आंसर हो गया। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि राइट हैंड साइड हमेशा 0 ही आए। यहाँ पर हो सकता है आपको e की पावर में कुछ दे दे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको राइट हैंड साइड में हमेशा 0 ही मिले। जिस केस में अगर आपको राइट हैंड साइड में 0 मिले तो वो वाली कंडीशन में जो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ CF। क्योंकि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, y = CF प्लस PI। अब मैंने आपको बताया था कि जो CF है वो इधर वाले पोर्शन से निकलता है और जो PI है वो इधर वाले पोर्शन से निकलता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आपको CF मिलेगा और राइट हैंड साइड से आपको PI मिलेगा। अब अभी तक हमने जो भी एग्जांपल्स देखे उसमें राइट हैंड साइड क्या थी, 0 थी। हमारी जो राइट हैंड साइड थी वो 0 थी, तो PI भी कितना आ जाएगा, 0। तो जो अभी तक हमने केसेस देखे उसमें राइट हैंड साइड 0 था, जिसकी वजह से हमारा PI भी कितना आएगा, 0। तो हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन जो हमने क्वेश्चंस देखे उसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ CF ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब जो आपने ये निकाला है इसको आप y के इक्वल रख दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आया। अब हम देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पहले मैं वीडियो देख लेती, ज़्यादा लंबी तो नहीं हो गई है। अगर वो छोटी अभी तक वीडियो होगी तो अभी ही पर्टिकुलर इंटीग्रल स्टार्ट कर देंगे, वरना अगर अभी थोड़ी सी लेंदी हो गई होगी तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, मैं एक बार देख लूँ। हाँ गाइस, तो अभी तक हमारी वीडियो कुछ लगभग 40 मिनट्स की हो गई है, पर हम जब PI का पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो वो भी लगभग 30 to 40 मिनट्स ले लेगा। तो मेरी ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम उसे नेक्स्ट टॉपिक में कवर करें, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें। तो उस टाइम क्या होगा, हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, तो CF भी उसी में प्रोसेस में हम कर लेंगे और PI भी देख लेंगे, तो आपके कंप्लीट सॉल्यूशन उसमें ही हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैं PI अभी स्टार्ट कर दूंगी तो उसके क्वेश्चंस के लिए मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो क्या करते हैं, ये अच्छा रहेगा कि हम PI नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करें, उसमें PI के हम कुछ क्वेश्चंस देखें और कुछ आपको होमवर्क क्वेश्चंस दे दिए जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये निकालना समझ में आया होगा। आप इसके लिए क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। आप शिवानी वगैरह में से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नेट वगैरह पे भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आई होप प्लीज़ आप उसको क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ताकि आप ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन ट्राई करो तो आपको CF निकालने में ज़्यादा आसानी हो। आपको हर बार ये टेबल को खोल के नहीं देखना पड़े कि क्या इसका CF क्या निकलेगा, CF क्या निकलेगा। अभी तो हमारा CF ही इतना बड़ा निकला है, फिर कुछ केसेस में PI भी तो हमें निकालना होगा। जैसा मैंने बताया कि हर कंडीशन में यहाँ 0 नहीं होता है, यहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा फंक्शन दिया रहेगा तो PI भी निकलेगा। फिर जो हमारा नेट आंसर होगा वो क्या होगा, CF प्लस PI होगा। अब इस कंडीशन में जो हमने अभी एग्जांपल्स देखे उसमें 0 ही था राइट हैंड साइड, तो हमारा PI तो 0 हो गया, तो इसका नेट आंसर क्या हो गया, y = CF। जो हमारा CF ही आया है उसी को अगर हम y के इक्वल रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप ये चीज़ हर क्वेश्चन में कर लेना कि y = CF, हमारा जो भी CF निकला है वो आप हर क्वेश्चन में रख देना, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, एक फ्रेश माइंड के साथ, एक फ्रेश एनर्जी के साथ, एक बूस्टअप होकर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे, क्योंकि वो पोर्शन थोड़ा सा टफ है। आपको अपने माइंड को फ्रेश रखना होगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे अच्छे से समझ सकें। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।